दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोगों के लिए अब पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी होने वाला है। लोग 112 यानी कि 112 नंबर पर कॉल करके इसकी सहायता ले सकते हैं। यह खबर के अनुसार अभी बिहार में पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने पर फायर ब्रिगेड की मदद लेने के लिए 101 नंबर डायल करना पड़ता है। लेकिन बहुत जल्द लोग 112 यानी कि 112 नंबर डायल करके इन सभी चीज़ों की सहायता ले सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार में लागू होने वाली ये नई व्यवस्था काफ़ी हाईटेक होगी। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो उसका लोकेशन भी उसके कॉल के साथ कमांड सेंटर को मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद उस व्यक्ति के पास सहायता दल पहुंच जाएंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां ये सेंटर 24 घंटे और पूरे 7 दिन काम करेगा। दोस्तों अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जहाँ खबर यह है कि अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। जहाँ बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। जहाँ नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरे बिहार में प्रभावी रहेगा। यानी कि पूरे बिहार में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा बिहार में जिम, मॉल और पार्कों को भी बंद करने का फैसला हुआ है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। इसमें फैसला किया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को छोड़कर पूरे बिहार की सभी दुकान रात के 8 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। बिहार में भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग की तरफ से जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। 8 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार में आगामी यानी कि अगले 8 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री के अंदर रहेगा। ज्यादातर जिलों में 10 डिग्री या फिर उससे नीचे का पारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में तापमान एक बार फिर से लुढ़कने के साथ ही बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाली ऐप बुली बाई मामले में पुलिस मुंबई की साइबर सेल ने बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उसकी पहचान विशाल कुमार झा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला बताया जा रहा है। विशाल कुमार को कल मुंबई पुलिस बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां बांद्रा कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विशाल झा इंजीनियरिंग का छात्रा है। मिली जानकारी के अनुसार बुल्ली ऐप पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी करने वाला विशाल झा पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। 2 साल पहले ही इसने गुरुग्राम में रहते हुए भी कई महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। जब कई महिलाओं को टारगेट किया था तब मामला नहीं बढ़ने के कारण बच गया था। आपको बता दूं कि इससे पहले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने सोमवार को पुलिस को बुली बाई ऐप के डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद इस मामले में ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए एक नियम बनाया गया है। इसमें अब कैश निकालने और फिर डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। यानी कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसे जमा करने निकालने पर चार्ज देना होगा, रुपये देना होगा। इसके अलावा कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को झटका लग सकता है। वैसे तो बैंक में 3 तरह के सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि बैंक अधिकारी ने कहा है कि बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार पैसे निकालना फ्री है, लेकिन अब उसके बाद हर निकासी पर ग्राहकों को कम से कम 25 रुपए देने होंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। जब बिहार में तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इस बार फिर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मी बड़ी तादाद में कोरोना से संक्रमित होने लगे हैं। जब पिछले 2 लहर में सैकड़ों डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की जद में आए थे, जब 100 से अधिक डॉक्टरों ने कोरोना में जान गंवा दी थी। अब तीसरी लहर की शुरुआत में ही पटना में 100 से अधिक डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना की पिछली लहर में 1000 के करीब डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए थे। वहीं तीसरी लहर की बात करें तो फिर कोरोना ने सबसे अधिक पटना को अभी चपेट में ले लिया है, जहां रोजाना अब 100 के बाद 300 से अधिक मरीज सामने आने लगे हैं। जहां वहीं एक बार फिर से डॉक्टरों के बीच संक्रमण फैलने लगा है। जब पिछले 4 दिनों में पटना के कई डॉक्टरों में संक्रमण तेजी से फैला है। जब शनिवार को पटना एम्स एनएमसीएच समेत कई अन्य जगहों के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी बात कह दी है। जब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि शराब, दहेज और बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई से तो लड़ना ही चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। मानव इतिहास में जितने भी महापुरुष, ऋषि मुनि समाज सुधार आए हैं, यही करते आए हैं। इस देश में लंबे समय से दहेज विरोधी कानून था, बाल विवाह विरोधी कानून था, तो फिर शराब विरोधी कानून क्यों नहीं बन सकता? बनना ही चाहिए था। ये अलग बात है कि जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी बात कही कि शराब को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी, तभी तो उन्होंने बात मानी और बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो सका। जब मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में आया, ये सफल रहा और टिक सका, ये जीविका दीदियों और समाज के सहयोग से संभव हुआ है। आमिर सुबहानी ने कहा है कि समाज में इसे दोबारा नहीं आने देंगे, यानी कि शराब दोबारा नहीं आने देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे वोटर के द्वारा चुना जाएगा। इसको लेकर नीतीश सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। खबर के अनुसार बिहार के नगर निगम में अभी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों के जरिए ही किया जाता है, लेकिन नीतीश सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जहाँ बहुत जल्द इसको कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। आपको बता दो कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से नगर निगम में मैनेजमेंट का खेल समाप्त हो जाएगा और इससे करप्शन भी खत्म हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा ही की जाती है, लेकिन बिहार में यह व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं है। यहाँ पार्षदों के जरिए ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, लेकिन सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां रहेगी। खबर के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान गैर जरूरी कामों और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं दिल्ली में हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दारोगा बहाली का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने 268 अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। जहाँ हाईकोर्ट के फैसले से 2446 सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में आईएसआईएस के दहशतगर्दी बिहारी मुसलमानों को स्लीपर सेल बना रहा है। आईएसआईएस के दहशतगर्दियों ने नेपाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ की है। दहशतगर्दियों ने इंडो नेपाल के सीमाई इलाकों के अलावा बिहार बंगाल के कुछ इलाकों में भी साल 2022 में 200 से अधिक स्लीपर सेल के सदस्यों के रूप में तैयार करने का टारगेट रखा है। इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन यानी कि IM ने ली है। ये खुफिया जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके अलावा हाल के कुछ सालों में नेपाल में चीन की दखलंदाजी काफी बढ़ गई है। चीन ने नेपाल में ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो भारत विरोधी काम करने वाले संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में देश में हेट स्पीच की कई घटनाएं सामने आई है, चाहे वह मुसलमानों के खिलाफ हो या महात्मा गांधी जी के खिलाफ हो। इसको लेकर अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो कई बार भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हेट स्पीच वालों को कोई कड़ा संदेश नहीं देते हैं। जहाँ अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस बार बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देश की संस्कृति, संविधान और लोकाचार के खिलाफ होते हैं। जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपना पसंदीदा धर्म अपनाने का और उसके प्रचार का अधिकार है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस बयान की आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सराहना की है। जहां उन्होंने लिखा है कि कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता तो बोला। मनोज झा ने कहा है कि जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे में हमें उपराष्ट्रपति की इस बात को दोहराने के लिए और अधिक आवाजों की जरूरत है। जहां एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण और लेखन संवैधानिक अधिकारों और हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अन्य धर्मों की बुराई करने और समाज में मतभेद पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश में अपने धर्म को मानने और फिर उसका पालन करने का अधिकार है, लेकिन नफरती लोगों से हमें दूर रहना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करा लें। जहां पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। जहां आखिरी तारीख के पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपका अस्थायी खाता नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर खाता धारकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जहां इतना ही नहीं, पैन डीएक्टिवेट हो जाने के बाद आपको व्यक्ति म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश के साथ ही बैंक खाता खोलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जहां अगर आपने आयकर विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो फिर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है। जहां AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 1 से 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाए। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सूर्य नमस्कार एक तरह से सूर्य की पूजा करना है और इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। यह संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाए या किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किया जाए। यह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वर्तमान सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से भटक रही है और देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि भारत सरकार के सचिव शिक्षा मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का फैसला किया है, जिसमें 30,000 स्कूलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर एक संगीत कार्यक्रम की भी योजना है। यह असंवैधानिक और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। उन्होंने आगे कहा है कि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक ना तो सूर्य को देवता मानते हैं और न ही उसकी उपासना को सही मानते हैं। इसलिए सरकार का ये फर्ज है कि वे ऐसे निर्देशों को वापस लें और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो फिर देश प्रेम की भावना को उभारने के लिए राष्ट्रगान पढ़वाइए। अगर सरकार देश से प्रेम का हक अदा करना चाहते हैं तो फिर उसे चाहिए कि देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दें, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दें। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब सेंट्रल बैंक ने बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट को अमली जमा पहनाने की तैयारी कर ली है। जहां रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए 200 रुपये की अपर लिमिट तय की है। यानी कि अब 200 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। जब बिना इंटरनेट के आप 200 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह का पेमेंट सिर्फ आमने सामने रहकर ही किया जा सकेगा। ऑफलाइन मोड में छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले कुछ निकायों के साथ सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान टेस्टिंग किया था। इसके बाद आरबीआई ने 6 अगस्त को इससे जुड़ी पायलट स्कीम की मंजूरी दी थी। जहां ऑफलाइन पेमेंट एक ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसके लिए इंटरनेट या फिर टेलीकॉम
कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। आरबीआई के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने की उम्मीद है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां नेटवर्क की समस्या होती है, जहां अब ऐसी स्थिति में भी डिजिटल पेमेंट कर पाना संभव हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि गाय की सेवा के कई किस्से आपने तो सुने होंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर का एक परिवार गाय की अनोखी सेवा को लेकर चर्चा में है। इस गो भक्त ने गाय के लिए अपने घर में अलग कमरा बना रखा है। यहाँ उनके लिए यानी कि गाय के लिए स्पेशल बेड भी लगा हुआ है। जब पूरा परिवार गाय की सेवा अपने परिवार के सदस्य की तरह ही करता है, मानो कोई इंसान का बच्चा हो, उसी तरीके से उसकी सेवा करता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फेमस काऊ हाउस जोधपुर शहर में स्थित पाल रोड पर रहने वाले प्रेम सिंह कच्छावा और उसकी पत्नी संजू गाय की भक्त हैं। जब सोशल मीडिया पर इनका घर काऊ हाउस नाम से ट्रेंड कर रहा है। जब प्रेम सिंह और संजू ने अपने घर में एक अलग कमरा बनवा रखा है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक गाय की सेवा बच्चों की तरह की जा रही है। जब कमरे में गाय के लिए बेड, बिस्तर और कपड़े की भी व्यवस्था की गई है। उनके घर में 2 गाय और 1 बछड़ा है। वे तीनों गायों का परिवार की तरह पालन पोषण करते हैं। संजू कंवर ने बताया है कि गाय को खास ट्रेनिंग देकर कमरे में रखा है। गाय बिस्तर पर सोते जरूर हैं, लेकिन गाय को पता है कि गोबर कहां करना है। गाय को जब गोबर करना होता है तो फिर गाय बिस्तर से अपने आप उठ करके गोबर करने जाती है, बाहर गोबर करने जाती है। संजू ने बताया है कि गाय की ट्रेनिंग देने में काफी समय लगा। शुरू में वे कमरे में ही गोबर कर देती थी, लेकिन लगातार ट्रेनिंग के बाद अब गाय समझ चुकी है। अब गाय परिवार की तरह ही घर के कमरे में ही रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी समारोह में डीजे बजाने के कारण बवाल खड़ा हो गया। जब दूल्हा डीजे के साथ दुल्हन के द्वार पहुंचे तो फिर इस पर काजी बेफर पड़े और उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। जब करीब 4 घंटे तक मान मनोबल के बाद काजी एक शर्त के साथ निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हुए। शर्त के मुताबिक दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों ने स्टेज पर जाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इसके बाद देर रात 1:30 बजे काजी ने निकाह पढ़ाया। इसके बाद शहर के 3 काजियों ने मिलकर फतवा जारी कर दिया है कि मुस्लिम समाज के निकाह में डीजे पर रोक भी लगा दी। फतवा उल्लंघन करने वाले लड़के पक्ष पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री के निर्देशक AR रहमान की बेटी खदीजा रहमान ने ऑडियो इंजीनियर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद से सगाई की है। उन्होंने इसकी खुशखबरी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। खदीजा कभी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं आई है। उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अल्लाह की मेहरबानी से उद्यमी और ऑडियो इंजीनियर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ सगाई का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। मेरी जन्मदिन पर 29 दिसंबर को सगाई हुई थी, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों को ही शामिल किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व मंत्री और रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती की पुत्री रानी भारती को हार का सामना करना पड़ा। जिला परिषद में पहली बार जीतकर आई वहीदा सरवर ने रानी भारती को 4 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार जिला परिषद की नई अध्यक्ष वहीदा सरवर चुनी गई, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। सोमवार को समाहरणालय के सभागार में हुए मतदान के बाद डीएम ने दोनों विजय प्रत्याशियों की घोषणा की। 34 सदस्यों वाले जिला परिषद में वहीदा सरवर को 19 मत मिले, जबकि रानी भारती को मात्र 15 मत पर संतोष करना पड़ा। डीएम राहुल कुमार ने निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी कर रही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। यूपी चुनाव में औरंगजेब, जिन्ना और शिवाजी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बाद भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में जब कोई औरंगजेब आता है तो फिर शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इसी को लेकर अब भाजपा के बयानवीर विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिवाजी कहा और AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को औरंगजेब कहा। जहां विधायक सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि ओवैसी के शरीर में जिन्ना का खून बह रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी और पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमानों का दमन होगा। असदुद्दीन ओवैसी के शरीर के अंदर जिन्ना का खून बह रहा है। ओवैसी प्रजातंत्र भारत का जिन्ना है। वह देश को कमजोर करके देश को विभाजित करने के लिए साजिश कर रहा है। केवल मुसलमानों से वोट मांग रहा है। उसकी सोच है कि फिर से देश का बंटवारा हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐ औरंगजेब की औलाद ओवैसी, यदि तुम ऐसा ही कर रहे हो तो फिर तुम्हारा दमन करने के लिए मोदी और योगी के रूप में शिवाजी भी पैदा हो चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में पशु पक्षी से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। ये वीडियोस जहां कई बार मज़ेदार होते हैं तो फिर कई बार इन वीडियो को देखकर हमें हैरानी होती है। जहां हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें आप कौवे की समझदारी देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कौवे की गिनती समझदार पक्षियों में होती है। इन दिनों जो वीडियो सामने आया है उसमें आप इस पक्षी की स्मार्टनेस देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि कौवे ने जिस स्मार्टनेस के साथ पजल को सोल्व किया है उसे देखकर आप यही कहेंगे कि इसका आईक्यू लेवल तो आइंस्टाइन जैसा है। जब वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौवे के सामने किसी शख्स ने अलग अलग शेप वाले बॉक्स रख दिए और उन्हीं शेप के छोटे छोटे टुकड़े को बाहर रखा, जिसके बाद कौवे ने बाहर रखे शेप यूनिट्स को एक एक करके अपने चोंच में उठाया और फिर बॉक्स के अंदर उन्हें डालने की कोशिश की और पजल को ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे उसके लिए ये बच्चों का खेल हो। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और अपना अपना रिएक्शन कमेंट के जरिए दे रहे हैं। तो आप भी इस कौवे के बारे में अपना रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि क्या आप ऐसे कौवे कभी देखे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के सामने नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। इसकी गंभीरता और लक्षणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है। बिहार में कोरोना की लहर तेज हो गई है, जिसको देखते हुए बताया जा रहा है कि 30 दिनों में ये पीक पर पहुंच सकती है। हालांकि बाद में इसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन इस लहर के नीचे आने से लगभग 2.5 से 3 माह लग सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के अनुसार इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चों और लंबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को बचाने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के भारत नेपाल सीमा पर यानी कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की 41वीं वाहिनी के जवानों ने एक अमेरिकी नागरिक सहित 2 लोगों को पकड़ा है। अमेरिकी नागरिक को सीमा पार कराने के दौरान सहयोग करने के दौरान एक भारतीय नागरिक को भी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। जब बॉर्डर क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की लगातार गिरफ्तारी होने से कई तरह की चर्चा हो रही है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बिहार के छोटे सरकार के नाम से मशहूर डॉन अनंत सिंह के बारे में। जी हाँ, बिहार की धरती पर कई बड़े बाहुबली हुए, लेकिन गंगा के किनारे बसे मोकामा में कई ऐसे अपराधी हुए ऐसे हैं जिन्होंने मोकामा की धरती पर खूब दाग लगाए। जी हाँ, मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह ने अपने नाम हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे कई संगीन जुर्म दर्ज कराए। अनंत सिंह अपने रोबीले अंदाज, खुर्रात स्वभाव और भारी भरकम मूंछों के साथ अपने शौक की वजह से भी जनता के बीच काफी फेमस है, लोकप्रिय है। अनंत सिंह का जन्म राजनीतिक घराने में हुआ है। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बड़े नेता थे और लालू सरकार में मंत्री पद पर भी रहे। दिलीप अपने छोटे भाई अनंत को समझते थे और उन्होंने ही छोटे सरकार को सारे दाव पेच सिखाए। कम उम्र में ही वे रंगदारी और फिरौती के धंधे में भी आ गया था। साल 1994 और 96 के बीच का समय था जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीब आने लगे। 2004 का साल था जब बिहार एसटीएफ ने अनंत सिंह के घर छापा मारा, जहां भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन वे भाग निकला। इसके बाद कई चुनाव में वे नीतीश के साथ रहा, लेकिन साल 2005 में असली रंग तब दिखा जब जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा से खड़ा किया गया। कई संगीन मामलों में नामजद होने और फिर डॉन की छवि वाले इस शख्स ने यह चुनाव भी जीत लिया। जी हाँ, अनंत सिंह इस सीट से चुनाव जीतते रहे, लेकिन साल 2007 में अनंत का नाम एक महिला से गलत काम और हत्या के मामले में सामने आया, तो फिर नीतीश ने मौन धारण कर लिया। फिर इसी मामले में जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उसे भी इस बदमाश के गुर्गों ने बंधक से बनाकर के पीटा। तब भी सुशासन बाबू शांत रहे। इसी दौरान अनंत की कमाई भी धड़ल्ले से बढ़ी। 2005 के हल्फनामे के अनुसार अनंत सिंह ने अपनी संपत्ति करीब 3,40,000 के करीब बताई थी, पर 2010 में ही वे बढ़कर करीब 39 लाख रुपए तक पहुंच गए। साल 2015 आते आते अनंत सिंह इस मामले में और भी गिर गए। 4 युवकों ने बीच बाजार उसके परिवार की एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी थी और उसके बाद अनंत के गुर्गों ने इन चारों बंधक बना लिया था, जिसमें एक की मौत भी हो गई थी। इसके बाद अनंत और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इसी साल नीतीश और अनंत दूर हो गए क्योंकि वे लालू और नीतीश के करीब आने से नाराज था। साथ ही उसने जेडीयू से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन 2015 का चुनाव उसने जेल में ही लड़ा और जीता भी। इसके बाद 2019 में अनंत तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने उसके पैतृक घर में छापेमारी करके AK-47 कई मैगजीन और बम बरामद किए थे। इस मामले में इसके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और उससे दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की एक बेटी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है
और अपने प्रदेश यानी कि बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। दरअसल राजधानी पटना के नेहरू नगर इलाके में रहने वाली संप्रीत यादव की मेहनत रंग लाई है और अब वह गूगल के लिए काम करेगी। यह संप्रीति यादव को गूगल ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए के सालाना पैकेज दिया है। संप्रीति यादव के पिता रामाशंकर यादव बैंक में अधिकारी हैं। संप्रीति यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और उन्हें 4 कंपनियों से जॉब का ऑफर मिला था। इसमें से संप्रीति यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना शुरू किया। इस बीच उनको गूगल से ऑफर मिला। इंटरव्यू पास करने के बाद गूगल ने संप्रीति यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक संप्रीति यादव 14 फरवरी से गूगल में काम करना शुरू करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बैंक कर्मचारी 23 और 24 फरवरी को एक बार फिर से हड़ताल करने वाले हैं। बैंक कर्मचारी सरकार की श्रमिक और जन विरोधी का कारण बताकर स्ट्राइक करेंगे यानी कि हड़ताल करेंगे। हड़ताल के लिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और अन्य संगठनों ने मिलकर 23 और 24 फरवरी बैंक हड़ताल करने की घोषणा की है। इस हड़ताल में देश भर के सभी बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अपने काम करने के अलग तरीके की वजह से सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे को कोसी रेंज का डीआईजी बनाया गया है। सहरसा पहुंचने के बाद शिवदीप लांडे ने कल अपना पदभार ग्रहण किया। सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। डीआईजी शिवदीप लांडे ने कहा है कि उन्होंने अभी चार्ज लिया है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के पूरे केस और लॉ एंड ऑर्डर को देखूंगा, साथ ही तीनों जिले के एसपी से भी बात करूंगा। उन्हें मेरा पूरा कॉर्पोरेशन रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी धूम मचा रहा है। वीडियो में एक इमारत की बालकनी से पैसों की बारिश होते देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। अक्सर शादियों में हमने लोगों को पैसे और रुपए के नोटों को हवा में उछाल करके लूटते हुए देखा होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आसमान से नोटों की बारिश को होते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल यह नोटों की बारिश किसने की इसका पता नहीं लग सका है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते देखे गए हैं। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें एक इमारत से पैसे की बारिश को होते हुए देखा गया। इस दौरान सड़क पर लगे लोगों की भीड़ को पैसे लूटते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से पसंद किया जा रहा है। यह वीडियो में सड़क के किनारे एक इमारत से पैसे की बारिश होते हुए देखी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई चीज लेने के बाद पुलिस वाले उसकी कीमत नहीं चुकाते हैं। यह बिहार की सबसे बेहतर मानी जाने वाली पटना पुलिस ने इसे सही साबित कर दिया है। यहाँ की पुलिस महंगी गाड़ियों में तो घूमती है, लेकिन गाड़ी में डीजल पेट्रोल मुफ्त में चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाने के पैसे नहीं है इनके पास। अब स्थिति यह हो गई है कि लंबे समय से डीजल पेट्रोल का पैसा नहीं देने के कारण पंप संचालकों ने नए साल से तेल देना बंद कर दिया है। जब पेट्रोल पंप पर बाकायदा पुलिस वालों के लिए एक नोटिस चपसा किया है, जिस पर पुराना हिसाब चुकता करने की बात कही गई है। इस पर लिखा गया है कि पुराना भुगतान करने के बाद ही पेट्रोल मिलेगा। जब मामला आर ब्लॉक में स्थित पेट्रोल पंप गैसोलीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का है। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप का पुलिस विभाग पर 5 करोड़ से अधिक का बकाया है। पेट्रोल पंप की तरफ से एसएसपी को बीते 27 दिसंबर को पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि 24 दिसंबर तक पटना पुलिस पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए का बकाया हो गया है, जबकि हम लोग इंडियन ऑयल को अग्रिम भुगतान करते हैं, जब तब ईंधन मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने बुली बाई ऐप और धर्म संसद भड़काऊ बयानबाजी को मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने कहा है कि महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। धर्म संसद में 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की बात कही जा रही है। क्या यही सबका साथ है? दरअसल हाल ही में बुली बाई नाम से एक ऐप सामने आया है। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही है। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। तथाकथित धर्म संसद में सेना और पुलिस को लगभग 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की सलाह दी जा रही है। मैं हर चुप्पी, खासतौर पर पीएम मोदी की चुप्पी से हैरान हूं। क्या यही सबका साथ है?
तो बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से वे आर्थिक तंगी का सामना भी करते हैं, वे सही से खेती भी नहीं कर पाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा विशेष उद्यानिक फसल योजना आरंभ की गई है। इस योजना में अब चाय की खेती को भी शामिल कर लिया गया है। जब बिहार के पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों में यानी कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में चाय के रकबों को बढ़ाने तथा किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष उद्यानिक फसल योजना के अंतर्गत चाय को शामिल करके साल 2021-22 में नई योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन बिहार ने पूर्व से ही यानी कि पहले से ही चाय उत्पादन कर रही किशनगंज जिला के अलावा पूर्णिया, कटिहार और अररिया में चाय उत्पादन के इच्छुक किसानों से आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। राज्य बागवानी मिशन ने पूर्णिया प्रमंडल के इन चारों जिलों में चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए चाय के पौधारोपण सामग्री का कार्य स्वयं कृषकों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले में रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को करोड़ों का सोना बरामद किया गया है। आरपीएफ और डीआरआई पटना की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 2,88,36,000 रुपए के सोने की 6 बिस्किट के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्व सांसद साधु यादव ने अपने भांजे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला किया है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि ये बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको पहचान चुकी है। बेरोजगारी यात्रा को उन्होंने ड्रामा करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के सीएम के रूप में तेजस्वी की कभी ताजपोशी नहीं होगी। यहाँ किसी सीएम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है, ये बिहार का इतिहास है। इसके साथ ही साधु यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जितना काम करना चाहिए था वे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा के जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकालने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचता नजर आ रहा है। जब बिहार के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर देश की राजधानी दिल्ली के करीब तक रिकॉर्ड किया गया है, वहीं छपरा की हवा तो दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित मिली। छपरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 पहुँच गया है, जबकि दिल्ली में ये 387 दर्ज किया गया है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिषद की माने तो बिहार के वातावरण में कोहरे छाने और फिर नमी बढ़ने से लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने की आशंकाओं के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण के नाम पर यदि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया तो जन अधिकार पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अगर आम जनता पर लॉकडाउन थोपने का प्रयास करेगी तो जन अधिकार पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। लॉकडाउन ने आम आदमी के जीवन को तहस नहस कर दिया है। कोरोना से ज़्यादा लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, दिन में रैली और रात में लॉकडाउन ये सब नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना के नाम पर देश में छुट्टी और लूट दोनों मची हुई है। जब कोरोना हमेशा बजट सत्र के पहले आता है और मार्च में लूट के बाद खत्म हो जाता है। ओमिक्रॉन संक्रमण में मारक क्षमता बहुत कम है, इस कारण हमें ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि हमें कोरोना को चैलेंज के रूप में लेने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अखबार सब मिलकर भय का वातावरण तैयार कर रही है, जो सही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव नतीजे आने के बाद पूर्व मंत्री बीमा भारती की बेटी आज गुस्से में नजर आई। जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान रानी भारती ने विजय प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग दिन भर गाली देते हैं वैसे लोग जीतते हैं। ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो अपना फॉर्म भी ठीक से भर नहीं सकते और न ही ठीक से शपथ ही ले सकते हैं। रानी ने यह भी कहा है कि मुझे हराने के लिए सारे लोग लगे हुए थे। दरअसल पूर्णिया में हुए जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री बीमा भारती की बेटी रानी भारती उम्मीदवार थी। जब चुनाव नतीजे जो सामने आए उसमें वहीदा सरवर ने रानी भारती को 19 में से 15 मतों से हरा दी। वहीदा सरवर की जीत के बाद रानी भारती का गुस्सा सामने आया। रानी भारती ने मीडिया से सीधे शब्दों में कहा कि ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जो गाली गलौज करते हैं, दबंगई दिखाते हैं, ऐसे जनता को यही डिजर्व करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता को भी बेवकूफ़ बताते हुए कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनने वाले जनता ही बेवकूफ़ है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।